ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा और फिर ये सफ़र चलते चलते फिर आज ये है कि मुझे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने मुझे टिकट दिया। और जब टिकट दिया तो जनता ने भी मुझ पर विश्वास किया और लांजी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधायक बनाया है। हमारे यहाँ पर राजस्व मंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी। उनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था और मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, जिला पंचायत का सदस्य था। तो पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मैंने 2008 में मांगा था, लेकिन वो टिकट मुझे नहीं मिली थी और मैंने उस समय में निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। 9 अगस्त 2023 को पार्टी ने दिल्ली बुलाया और बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से आप पार्टी के साथ में रहिए। घोषणा पहली सूची में हुई तो हम 39 लोग थे, जिसमें से माना जा रहा था कि लगभग 39 जो सीटें हैं वो काफी डेंजर जोन में है, मतलब जीतना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन पार्टी ने जब विश्वास किया तो मेरा जो इतना लंबे समय का संघर्ष था उसको आम जनता ने देखा है और उनके बीच में मैंने बहुत हमेशा मिल करके मैंने काम किया है, संघर्ष किया है। उसी का प्रतिसाद है कि आज उन्होंने एमएलए के रूप में मुझे यहाँ पे निर्वाचित किया। हाँ, तो तय करना पड़ेगा, आज की युवा पीढ़ी को तय करना पड़ेगा कि जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है, आपका लालन पालन पोषण किया है, तो हम अपने आप को कैसे उसके सामने में साबित कर सकते हैं। जी सर। तो वो अच्छाइयों की तरफ जाए, बुराइयों की तरफ ना जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे लांजी विधानसभा के क्षेत्रीय विधायक सर राजकुमार कराए जी के साथ। इनका स्वभाव इतना प्यारा है कि जब भी आप इनसे मिलेंगे आपको इनसे दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ भी जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो हमें कुछ ऐसा ही हुआ था। राजनीति में इनकी जर्नी इतनी खास रही है कि ये 1997 से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब तक के जिला पंचायत सदस्य 1 बार, जनपद पंचायत के अध्यक्ष 1 बार और करंट में एमएलए हैं हमारे क्षेत्र के। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इनके राजपथ के बारे में। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा 1 साल पुराना एक छोटा सा चैनल है जो मेरे नाम से है, जिस पर हम पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और करंट इश्यूज पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। सर आप बताइए आपकी राजनीति में जर्नी कैसी रही? अब तक का आपका 27-28 साल का अनुभव राजनीति में कैसा रहा? स्ट्रगल भी रहा है और साथ साथ में एक रोमांचक सफर रहा है, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ता था तब से ही हम लोग शिशु मंदिर में पढ़ते थे और हमेशा प्रेयर लेने का काम मेरे द्वारा किया जाता था 9th क्लास में। तो सामने रहकर बच्चों को सावधान विश्राम कराने की आदत थी और उसके बाद में एक एक बच्चे सुविचार बोला करते थे। और फिर 11th क्लास में ऐसा हुआ, जो 12वीं कक्षा में लोग पढ़ रहे थे उस समय में स्कूल के चुनाव होना था, तो मैंने पहला चुनाव 11वीं कक्षा में लड़ा था वाइस प्रेसिडेंट का। उस समय में उपसारा नायक कहलाता था। वो 1994 का दौर था। फिर 12वीं कक्षा में मैंने दूसरा चुनाव लड़ा था और सारा नायक बना था। फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने अपनी खुद की एकता विद्यार्थी परिषद बनाया और उस समय के हमारे पितृपुरुष संघ के प्रचारक रहे आदरणीय ओम प्रकाश खरगा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विंग है जो छात्र राजनीति करता है, तो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आ जाओ। तो मैं लांजी क्षेत्र के अंदर में उसका पहला ब्लॉक का संयोजक बना। ब्लॉक के संयोजक के बाद में मैं फिर उसमें काम किया 2 साल तक के। फिर युवा मोर्चे के मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम किया 1999 में। फिर दोबारा फिर युवा मोर्चे के मैं मंडल का अध्यक्ष बना। उसके बाद में फिर पार्टी ने मुझे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, तो मैं जिला पंचायत का फिर सदस्य बना। साथ में युवा मोर्चे का मैं जिले का अध्यक्ष भी बना उसके साथ में। फिर जनपद पंचायत का अध्यक्ष, फिर किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष और उसके बाद में फिर सांसद प्रतिनिधि भी रहा और सांसद प्रतिनिधि के साथ साथ में शासी कला महाविद्यालय लांजी का मैं जनभागीदारी समिति का भी अध्यक्ष रहा। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहा और फिर ये सफ़र चलते चलते फिर आज ये है कि मुझे 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने मुझे टिकट दिया। जब टिकट दिया तो जनता ने भी मुझ पर विश्वास किया और
लांजी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने विधायक बनाया है और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। 24 घंटे में 16, 17, 18 घंटे हम लोग काम करते हैं और लगातार काम करते हुए पूरा जो अनुभव रहा है जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का, पंचायतों के साथ में काम करने का, उसको पूरा उपयोग कर रहे हैं और दिन रात अपनी सरकार से मांग पत्र बना करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए काम कर रहे हैं। चूंकि हमारे यहाँ पर राजस्व मंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी, उनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पे उपचुनाव हुआ था और मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, जिला पंचायत का सदस्य था। तो पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट मैंने 2008 में मांगा था, लेकिन वो टिकट मुझे नहीं मिली थी और मैंने उस समय में निर्दलीय फॉर्म भर दिया था। लेकिन उस समय के हमारे संगठन महामंत्री और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, इनके कहने पर मैंने फॉर्म उठाया था। पार्टी के साथ में हम लोग लगातार काम करते रहे। फिर मैंने 2013 में भी पार्टी की टिकट मांगा, फिर मैंने 2018 में भी पार्टी की टिकट मांगा, लेकिन इतना लंबा संघर्ष होने के बाद में जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी थी तो उस समय फिर मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और 5 साल तक ये फिर धार्मिक कामों में और सामाजिक कार्यों में लगा रहा। लोग कहते हैं सर आप आम आदमी पार्टी में भी गए हुए। हाँ, वो चीज हो गई थी बीच में, चूंकि ऐसा संकेत मिलने लग गया था कि शायद यहाँ पर, क्योंकि मेरा बचपन से जो संघर्ष रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के रहा है और मैं संघ परिवार में आरएसएस में भी मैंने काम किया है, प्राथमिक पूर्वक प्रशिक्षित रहा हूँ। मैं उस विचारधारा से लगातार जुड़ा रहा। मन नहीं था, लेकिन जब ऐसा प्रतीत होने लग गया था कि शायद टिकट मुझे फिर 2023 में नहीं मिलेगी और मुझे एक दल में जाना था जिसका मुझे सिंबल मिल सके, तो उस समय में हमने 4 महीने के लिए मैं उस दल में गया। लेकिन फिर पार्टी को महसूस हुआ और जिस तरह के सर्वे भी आ रहे थे, जिस तरह से हमने काम किया था लांजी क्षेत्र के अंदर में, तो सर्वे के आधार पर भी चयन किया गया और मुझे फिर 9 अगस्त 2023 को पार्टी ने दिल्ली बुलाया और बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह से आप पार्टी के साथ में रहिए। उन्होंने पार्टी से फिर 17 अगस्त को पहली जो सूची आई थी 39 लोगों के नामों की, उसमें घोषणा किया गया और फिर पार्टी में हम लोग आए और पार्टी के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। और इतना लंबा संघर्ष क्योंकि पार्टी के अंदर में रहा है और मेरा परिवार ही शुरू से आजादी के बाद से ही एंटी कांग्रेस रहा है, कांग्रेस विरोधी रहा है। 1952 का जब चुनाव हुआ था, पहला चुनाव विधानसभा का, उस समय में मेरे दादाजी हिमाल पटेल जी, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। फिर जब 57 का चुनाव हुआ था, उस समय में भी सोशलिस्ट पार्टी आ चुकी थी, तो उस समय में उन्होंने झोपड़ी छाप से चुनाव लड़ा था विधानसभा का। तो दोनों ही चुनाव वो हारे थे, लेकिन जनपद पंचायत, जब पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई थी 58 में, तो उन्होंने 58 का जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, सभापति कहलाते थे, और वो चुनाव वो जीते थे। और 62 के चुनाव में यहाँ पर पहली बार सोशलिस्ट पार्टी का खाता खुला था। एनपी श्रीवास्तव जी यहाँ के विधायक बने थे, क्योंकि उनकी तबीयत काफी सीरियस हो चुकी थी, इस कारण से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। नहीं तो संभवतः 62 का अगर वो चुनाव लड़ते तो उन्होंने 10 साल के अंदर इतनी जमीन लांजी विधानसभा क्षेत्र के में खड़ा कर दिया था कि उनकी जो जमीन तैयार थी उस आधार पे वो एनपी श्रीवास्तव यहाँ से निर्वाचित होकर आए। तो एक पारिवारिक बैकग्राउंड तो था, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं किया, बल्कि वो वॉलीबॉल के स्टेट खिलाड़ी रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश टीम की तरफ से भी खेला है। उनके बहुत जितने संगी साथी थे, कुछ नेशनल भी खेला है उन्होंने। फिर उसके बाद में तीसरी पीढ़ी में मैं आया और मैंने फिर इस राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाया। सर, आपको टिकट मिलने में, तो आपको अभी एमएलए की टिकट मिली थी, इसमें होता है हमेशा बड़े बड़े मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या इनका कुछ आपके साथ पहले करने कांटेक्ट हुआ था सीट दिलाने पर, या आपको स्टेट अध्यक्ष ने कुछ सपोर्ट किया था, या सेंटर तरफ से कुछ आया था? नहीं, देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी। जब टिकट थी आई थी तो इतने बड़े पदाधिकारियों तक के विधानसभा के टिकटों का कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो एक बार उस सूची को जरूर देखते हैं कि कौन सा हमारा प्रतिनिधि आ रहा है, क्या है। तो स्टेट का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है और पार्टी जो नेशनल स्तर पर जो सर्वे करवाई थी, वो सर्वे भी ऊपर स्तर तक के, दिल्ली स्तर तक के गया था। और यही कारण है कि ऊपर से टिकट का भी निर्धारण हुआ और यही कारण है कि स्टेट का भी सपोर्ट रहा और ऊपर से ही टिकट फिर आई और सीधे घोषणा पहली सूची में हुई
तो हम 39 लोग थे, जिसमें से माना जा रहा था कि लगभग 39 जो सीटें हैं वो काफी डेंजर जोन में है, मतलब जीतना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन पार्टी ने जब विश्वास किया तो मेरा जो इतना लंबे समय का संघर्ष था उसको आम जनता ने देखा है, और उनके बीच में मैंने बहुत हमेशा मिल करके मैंने काम किया है, संघर्ष किया है। उसी का प्रतिसाद है कि आज उन्होंने एमएलए के रूप में मुझे यहाँ पे निर्वाचित। पिछले बार की सीटों को देखा जाए या पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो हमारे यहाँ लोकल विधायक रमेश भटेरी जी रह चुके हैं। उनकी अपेक्षा आपको टिकट मिलना कितना मुश्किल रहा सर? कुछ नहीं है, देखिए जिस समय हम लोग काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, और ऐसा लगता था कि 2008 की टिकट मुझे मिलेगी। अगर 2008 की टिकट मुझे मिलती तो शायद वो चौथी बार का मैं एमएलए होता। आज भी मेरे साथ के जो युवा मोर्चा में हमारे साथ में काम किया करते थे तो 4-4 बार के विधायक बन चुके हैं, कोई 3 बार का विधायक बन चुका है, कोई मंत्री बन चुका है। तो पार्टी के अंदर में ऐसे बदलाव होते रहते हैं समय समय पर, और जब इस तरह के बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि पार्टी को एक है कि कभी कभी नए चेहरे की आवश्यकता पड़ जाती है, कभी ये होता है कि पार्टी को बदलना पड़ता है कैंडिडेट किसी कारण की वजह से। तो पार्टी है, निर्णय लेते रहती है। ये तो पार्टी ऐसी है कि अगर आप दूर कहीं कोने में अगर खड़े हैं तो पार्टी आपको बुला करके अपना प्रत्याशी बनाती है। राजनीतिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें पूरी ताकत के साथ में लगे रहना पड़ता है, हमेशा सजग और सतर्क रहना पड़ता है। और चूंकि बचपन से ही ऐसा रहा है कि हर किसी के अंदर में कोई ना कोई एक चीज होती है, जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें आगे बढ़ता है। तो मेरा जो बचपन से सफर रहा है, एक लीडरशिप करने की भावना शुरू से रही है। जैसे दोस्त होते हैं, दोस्तों में भी एक लीडर जैसा होता है, वो उस तरह से मैं रहा। स्कूल में पढ़ते समय में ऐसा है कि जब तक कि मुझसे कोई पूछता नहीं था, जब तक कि हम दोस्तों में कोई काम होता नहीं था। तो यही कारण था कि जब 11वीं कक्षा में जब चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्रेयर कराते थे, सुविचार बोलते थे। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में लगी रही। और मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे युवा साथी थे जिन्होंने छात्र राजनीति में, युवा राजनीति में काम किया। आज भी वो राजनीति के अच्छे पायदान पे हैं। तो समय समय पर ये सारी चीजें हमारे साथ में चलती रही। और युवा पीढ़ी अगर इस क्षेत्र में आ रहा है तो बहुत सोच समझ के भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां साथ साथ में डिपेंड करती हैं। लेकिन कभी कभी जनता के बीच अगर आपकी छवि बहुत अच्छी है तो उसका पूरा जो लाभ है वो हमको मिलता है। और जनता को लगना भी चाहिए कि हमारा जो नेता काम कर रहा है सामने में, वो पूरी ईमानदारी के साथ में जनता के लिए काम कर रहा है। तो वो चीजें मेरे साथ में रही है। और आज की अगर युवा पीढ़ी राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहती है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसको ये व्यवसाय के हिसाब से ना लाए। जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आए तो इसको समाज सेवा के हिसाब से राजनीति में आए। अपना व्यवसाय को एक तरफ रखें, पहले व्यवसाय को अच्छा डेवलप करे। खेती बाड़ी अगर है तो खेती बाड़ी को अच्छा डेवलप करे, क्योंकि यहाँ पैसों की भी आवश्यकता पल पल पड़ती है। क्योंकि आज का जिस तरह से प्रचार प्रसार में पैसा खर्च होता है, सारी चीजों में रहती है। उसके लिए आपको अच्छा बड़ा व्यवसाय और किसी प्रकार के इससे जुड़े, पहले उनको खड़ा करें, परिवार को स्टैंड करें, और साथ साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े। पार्टियां ऐसी होती हैं कि पार्टियां समय आने पर निश्चित तौर से आपको उठाती हैं, आपकी प्रतिभा को देख के उठाती है। तो ये चीज ऐसा हुआ भी है। और आज बड़े लीडरशिप अगर आज हमारे यहाँ पर है तो उनका भी पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही कारण है कि एक छोटे से किसान के यहाँ कोई पैदा होता है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और फिर विधायक, सांसद तक का सफर तय करता है, मंत्री तक का सफर तय करता है, मुख्यमंत्री बनता है। राजनीतिक क्षेत्र में गरीब परिवार में पैदा होकर हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में काम किया है। और वो लोग भी धीरे धीरे करके विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, बड़े मंत्री बने हैं, बड़े उदाहरण है, मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए हैं। नरेंद्र मोदी जी इसका बड़ा उदाहरण है। हमारे डॉक्टर मोहन जी बड़े उदाहरण है। हमारे पूर्व सीएम जो 18 साल तक के मध्य प्रदेश की सेवा किया है, वो साइकिल से घुमा करते थे, मोटरसाइकिल से घुमा करते थे। तो इन लोगों का संघर्ष देख के ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। उसके लिए बस यही है कि मैं जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत संघर्ष के साथ साथ में अपने अंदर ईमानदारी भी उतनी होनी चाहिए, और ये ईमानदारी हमारी दिखनी चाहिए। तो निश्चित तौर से हम वहां तक पहुंच सकते हैं।
संघर्ष का ऐसा है, हम लोग कई बार ऐसा होता था कि हमने युवा मोर्चा के माध्यम से कई बड़े बड़े आंदोलन किए हम लोगों ने। जब यहाँ पे लांजी के अंदर में कॉलेज भवन नहीं हुआ करता था, तो उस समय हम लोगों ने कॉलेज के लिए मैंने 2 बार आंदोलन किए, बड़े आंदोलन किए। हमारे यहाँ पे बिजली की समस्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो मैंने 3 से 4 बार मैंने बिजली के लिए मैंने आंदोलन किया, सब स्टेशन का घेराव वगैरह इस तरह की हम लोग घटनाएं करते रहते थे। कभी किसी नेता के द्वारा किसी प्रकार के बयान जारी हो गया, कोई गलत निर्णय हो गया, उनके पुतला फूकने का काम भी हम लोग करते थे। और बड़े बड़े हमारे सेमिनार्स, अधिवेशन होते थे, तो चाहे वो आगरा का हो, भोपाल का हो, इंदौर का हो, जबलपुर का हो, बालाघाट के अंदर में कोई बड़े कार्यक्रम होते थे, तो उसमें भी हम लोग युवाओं को ले लेके जाते थे। तो उसमें से कुछ संगी साथी हमारे रह गए साथ में, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, वो भी सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य बने। और हमारा भाग्य था कि हम यहाँ तक के विधायक तक के पहुंचे हैं। तो पार्टी के अंदर में पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर पहुंचता जरूर है। पार्टी भी समय पर ध्यान रखती है कि हाँ, इनके द्वारा कुछ किया गया है। पार्टी भी हाथ पकड़ के ऊपर खींचने का काम करती है, संगठन के बड़े पदों में लेके जाती है, विधायक, सांसद, मंत्री तक के बनाती, ऊपर तक के लेके जा रही है। बस ये है कि जनता के बीच आपकी पकड़ कमजोर नहीं होना चाहिए, जनता के बीच हमेशा आपको जाते रहना चाहिए। हमारी भी जो दिनचर्या होती है, आपने भी अभी देखा होगा, आपने इंतजार किया, तो कार्यक्रम बनते चले जाते हैं। जैसे हमारे अभी संगठन के चुनाव हो, संगठन की अभी चर्चा हो रही, प्राथमिक संस्था के अभी 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी पहले फिर से भारतीय जनता पार्टी का संस्था अभियान को प्रारंभ करेंगे, तभी हम उनकी बैठकों में लगे हुए हैं। तो सुबह उठ करके सबसे पहले तैयार होकर के घर पर जो लोग सुबह मिलने के लिए हम लोगों से आते हैं, उनके साथ में पूरा उनको समय देना, एक एक व्यक्ति को सुनना, अंतिम व्यक्ति भी अगर बचा हुआ है तो उसको भी 2 मिनट कम से कम सुन करके, और उसके बारे में फोन करके किसी अधिकारी को जिसको काम है, जिस विभाग से काम है, उसको बोल करके निकलना, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं अगर आया था तो मेरा काम, नेता ने मुझे या मेरे नेता ने मेरी बातों को नहीं सुना है। तो वहां से संघर्ष चालू हो जाता है, और फिर निकल करके एक एक कार्यक्रमों में पहुंचना, लोगों की सुनना, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखना। तो कहा भी गया है कि भाई एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट हो, और जो आपका ये है उसमें भी ठंडक होना चाहिए। तो ये चीज के साथ में निकलना और दिन भर लोगों के बीच में रहना, तो बहुत सारे अनुभव लोगों के साथ में साझा होता है, और लोगों के साथ में मिलकर काम करने का अपने एक अलग मजा है। तो जो इस क्षेत्र में होता है वो इस चीज को जानता है। लेकिन ये भी है कि कई बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, परिवार को समय बहुत कम दे पाते हैं, और सोशल मीडिया से बहुत दूर हो जाता है। सोशल मीडिया हैंडल भी कोई और करता है, लेकिन रात में जब भी मैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आता हूँ, तो कम से कम 1 घंटा मैं सोशल मीडिया को देता हूँ। समय लोगों से भी, कुछ लोगों के मैसेज डले रहते हैं, उनको देखता हूँ, रात में मैं जवाब भी उसमें दे देता हूँ। सुबह उठने के बाद में उनको काम करने का प्रयास करता हूँ। तो ये सारी चीजें रहती हैं। मोबाइल फोन कई बार उठते हैं, नहीं उठते हैं, लोगों की शिकायतें भी रहती है कि भैया आपने फोन नहीं उठाया। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 11 बजे तक के रिटर्न कॉल कर करके हर किसी को संतुष्ट करने का। अब राजनीतिक क्षेत्र है, पूरा नहीं हो पाता है, कुछ चीजें शायद अधूरी छूट जाती होंगी, कुछ लोगों से बात नहीं हो पाती होगी, तो ये शिकायतें भी रहती हैं। तो शिकायतों के साथ साथ में शिकायतों का समाधान करना, और लोगों को यही बोलना कि देखिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर काम समय पे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम में अगर हम लोग भिड़े हुए हैं तो आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन हर समस्या का हल होगा। इसके साथ में हम लोग काम पे लगे हैं। सर, आपकी जो कहानी है जिससे हमें एक सीख मिलती है कि हमेशा राजनीति में आने के लिए पेशेंस बनाए रखना चाहिए, और एक संघर्ष के साथ ही राजनीति होती है। और आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें टिकट कैसे मिलेगा, इतना सारा पैसा कैसे आया जाएगा, या हम चुनाव में अपनी जनता को कैसे इकट्ठा करेंगे, ये सब चीजें जनता के साथ और एक नई युवा पीढ़ी के साथ जो राजनीति में आना चाहती है उनके साथ होता है। तो सर, आप एक बात बताइए, आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको इस राजनीति के क्षेत्र में लड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए, या आपके पापा ने, आपकी वाइफ ने, आपके छोटे बड़े भाइयों बहनों ने आपको कितना सपोर्ट किया? हमेशा सपोर्ट मिला है, और उनको अच्छा लगता था जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करता था। तो मेरे परिवार के अंदर में पापा तो बहुत लंबे समय पहले चले गए, जैसे 91 में, लेकिन भाइयों ने काफी सपोर्ट किया, माँ ने काफी सपोर्ट किया, और मेरी जो जाने के बाद में फिर पत्नी का भी उतना सहयोग मिला, और परिवार की हमारी बहू है, हमारी भाभी है, इनका भी उतना सपोर्ट मिला। यही कारण है कि परिवार का भी भरपूर सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी मना नहीं किया इस क्षेत्र में। लेकिन बीच का जो दौर गया, मैं जब परिवार के बीच में रहता था, 2018 में जब इस्तीफा दिया था उसके बीच में, तो उनको लगता था कि अच्छा हो गया कि परिवार को समय दे रहा है, और
अपने कामकाज में, दूसरे कामकाज में लग गया, व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर जैसे राजनीति क्षेत्र में फिर मैं आगे बढ़ा तो उनको लगने लग गया कि फिर वो उस क्षेत्र में फिर जा रहा है। तो एक जो थी, ऐसा लगता था कि हमने अगर 20-22 साल मेहनत किया है तो बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, तो हमारा 20-22 साल की जो मेहनत है वो रह जाएगी। तो इस कारण से फिर से रिटर्न करना पड़ा है। अब जनता की भी थी कि भैया ऐसे मत करो कि आप राजनीति से दूर चले जाओ, आपको राजनीति में बने रहना चाहिए, और जनता भी आपके लिए अच्छा सोचती है, तो एक दिन आप बनेंगे। तो इसीलिए मैं फिर राजनीति में फिर वापस आया, फिर राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करना प्रारंभ किया, और जनता ने भी पूर्ण रूप से सही। सर, आज की राजनीति में परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे गांधी परिवार हो गया, नाथ परिवार हो गया, या फिर देवगढ़ जैसा परिवार हो गया, और बीजेपी में भी ये देखने को मिलता है सर। और मोदी जी इसे लोकप्रियता के आधार पर सीट दे देते हैं और कहते हैं कि हमने लोकप्रियता के आधार पर सीट दी है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये है। देखिए, आज अगर कोई कलेक्टर है तो उसको चाहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, तो अगर डॉक्टर है तो वो चाहता है कि मेरा बेटे बेटियां डॉक्टर बने, और नेता पुत्र और पुत्रियां जो होती हैं, बेटे बेटियां होती हैं, वो रच बस जाते हैं उस चीज में, क्योंकि उस चीज को फेस करते हैं। वो दिन रात हर बेटा और बेटी अपने माँ को, अपने पिता को अपने एक आइडियल के रूप में देखते हैं हमेशा। और जब उनके माता पिता राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहते हैं तो वो हमेशा उन चीजों को सीखते हैं, देखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उस कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कितना संघर्ष है, सारी चीजों को देखते फेस करते हैं, कार्यकर्ताओं को फेस करते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं। तो स्वाभाविक है, अगर उन लोगों ने भी बचपन से उस सब फील्ड को देखा है, और बचपन से उस फील्ड को देखने के बाद में अगर वो उनका संघर्ष भी रहता है, और पिता की अपनी राजनीति करने की क्षमता है, अगर वो अब धीरे धीरे करके राजनीति से बाहर हो रहे हैं, तो उनके भी परिवार के लोगों को राजनीति में आने का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक राजनीतिक परिवार में रहकर देखा है। और ऐसा नहीं है कि उनके अंदर में क्वालिटी नहीं होती है, उनके अंदर भी क्वालिटी होती है। और अगर एक नेता पुत्र अगर या एक नेता पुत्री अगर राजनीतिक क्षेत्र में आना चाह रही है तो बिल्कुल जनता भी उनका स्वागत करती है, और उनको भी काम करने का अच्छा अनुभव, मैंने देखा है कि अच्छा अनुभव उनको भी रहता है। तो क्योंकि वो तो उसी चीज से जुड़े हुए रहते हैं, हमेशा फुल टाइम जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्होंने देखा हुआ है राजनीति को, तो उनको भी पूरी तरह से आने का अधिकार है। और ये फील्ड बहुत बड़ा है, यहाँ जो आना चाहे उनके लिए, सबके लिए समंदर खुला हुआ है। जो अच्छा काम करेगा, जो पब्लिक के बीच में जुड़ के रहेगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा, वो आगे बढ़ेगा। वो राजनीतिक परिवार से भी हो सकता है, वो किसी सामान्य परिवार से भी हो सकता है, कृषि परिवार से भी हो सकता है, वो श्रमिक परिवार से भी हो सकता है, या किसी कर्मचारी अधिकारी का बेटा बेटी हो सकते हैं। तो ये सबके लिए फील्ड खुला हुआ है, हर वर्ग इसमें आ सकता है। उनके काम के आधार पर ही जनता उसका आकलन करती है। सर, एक बात और, जैसे आप एक भाजपा से अलग हटके एक राजनेता के रूप में आपके पास खुद के 30,000 से 50,000 वोट्स होंगे, जो एक आम आदमी अगर कैंडिडेट बनता है तो उसे इस वोट को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा, कितना स्ट्रगल लगेगा, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, जब हम राजनीतिक फील्ड में काम करते रहते हैं, क्योंकि पार्टी के पास लगभग बहुत से वोट होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के पास उतने वोट इकट्ठे करने में कितना समय लगता होगा? नहीं, देखिए क्या होता है कि बेसिक रूप से तो ये है कि अपना जो केडर बेस्ड पार्टियां हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला मतदाता ही अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और को मत नहीं देता है। पार्टी से बाहर जाकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत कठिन है। हाँ, और लोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक विचारधारा से अगर जुड़े हैं तो फिर लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अपना खुद का केडर तैयार करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, और इसलिए करना पड़ता है उसमें आपके अपने खुद के सपोर्टर्स तैयार होते हैं, और वो तभी हो पाते हैं जब आपने उन सपोर्टर्स को उनकी मुसीबत के समय में खड़े होकर उनको अपने साथ दिया है, उनके लिए कुछ अच्छा किया है। उनकी अपनी एक भावनाएं होती है कि हम इस लीडर को, ये किसी भी दल में चले जाए, हम उसके साथ में चलेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना केडर उसके साथ चलता है। तो हमारा तो ये है कि हमने जो चीज बनाया है वो पार्टी के लिए बनाया है, और वो पार्टी के साथ ही लोग चलते हैं। हाँ, हो सकता है कि मन से लोगों का एक जुड़ाव जो होता है अपने नेता के प्रति होता है, एक भावना जो होती है अपने नेता के प्रति होती है, तो वो मन से अपने अपने नेता के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उसका अपना व्यक्तिगत केडर्स है। तो समय आने पर वो केडर्स उनको काम आता है, और पार्टियां का सहयोग मिल जाए तो फिर ऐसा है कि दोनों ही चीज सहयोग हो जाता है। तो पार्टी लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है,
और पार्टी कहते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेरा देश मेरी माँ है, उसी तरह से पार्टी जो है वो हमारी माँ है, और माँ के साथ में चलना है, उसके आंचल की सहाय पे हमको आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ में हर राजनेता को भी काम करना चाहिए। और सर एक बात, जैसे हमारे देश में बहुत सारे केसेस आज के टाइम में महिलाओं के साथ बहुत जुड़ रहे हैं, चाहे हर 15 दिन में एक ऐसी घटना होती है जो देश में बहुत बड़ा माहौल बना देती है। और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए हम जिस कैंडिडेट को या फिर अपने जो नेताओं को संसद में भेज रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे से अच्छा कानून बने जो हमारी महिलाओं को प्रोटेक्ट करे, हमारी बेटियों को, बहनों को, हमारी माओ को प्रोटेक्ट करे। आपको, आपका नजरिया क्या है सर उससे? नहीं, कानून हमारी सरकार लगातार कड़े कानून बना रही है, और अगर महिलाओं के साथ में किसी तरह का अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए प्रावधान भी कड़े हैं। और बहुत सारी घटनाएं अगर जो दूसरे हिसाब से अगर जा रही है तो वहां पर सरकार ने फांसी तक का प्रावधान किया हुआ है। असामाजिक तत्व जो है इस तरह की घटनाएं कर देते हैं, वो ये नहीं समझ पाते कि किसी की वो बेटी है, किसी की वो बहन है, किसी की वो माँ है। तो ये घटनाएं जो है ये रुकना चाहिए, लोगों को इस बात को समझना चाहिए। तो इस दौर में जो नशे का दौर जो चल रहा है, और लोग नशा कर लेते हैं, इस तरह की कई तरह के अपराध कर लेते हैं, तो उनमें रोक लगना चाहिए। लेकिन जहां जहां हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है, और हम देखते हैं कि बहुत कुछ रोक जो है इस पर भी लगी है, और घटनाएं कम हो रही है। अब कुछ घटनाएं अगर आ रही हैं तो सरकार उतने ही ताकत के साथ में अपराधियों को सजा देने का भी काम कर रही है। जी सर, लास्ट में एक छोटा सा मैसेज सर अपनी जनता के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए, जिससे हम भविष्य भारत की कल्पना करते हैं। मैं तो यही है कि जनता को लोग आश्वस्त करते हैं कि आपने अपना जनप्रतिनिधि अगर चुना है, हाँ, और एक विधायक बनाया है, और पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं। मेरा भी एक जनता से निवेदन है कि जब काम हम करते रहते हैं तो उनका भी उतना ही सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। हमारा तो ध्येय ये है कि हम जनता के बीच में जाके काम करें, उनका हर समय सहयोग करें। साथ साथ में हमारा ध्येय ये है कि हमारा भी हर पंचायत जो है, हर गांव जो है, टोले मांझे तक के, जैसे शहरों के अंदर में गली होते हैं, जिस तरह से शहरों के अंदर में गार्डन्स होते हैं, जिस तरह से स्कूल्स होते हैं, जिस तरह से सुविधा युक्त संसाधन होते हैं, वैसी सुविधाएं हमारे गाँव के अंदर में भी आ जाए। एक मॉडल के रूप में हम अपनी पंचायतों को उभारना चाहते हैं, ताकि ये मैसेज ऊपर जाए। हमारी 135 लगभग पंचायतें हैं और एक नगर पंचायत है, तो हम तो चाहते हैं कि एक ऐसे मॉडल के रूप में हमारा ये पूरा विधानसभा क्षेत्र ऊपर आए, कि मध्य प्रदेश के अंदर में अपना एक अलग पहचान हो रांची विधानसभा क्षेत्र की। तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल की जो समय अवधि हमको जनता ने दिया है, इसमें जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनको लगभग हम खत्म कर देंगे, और आने वाले समय में जनता और मौका देगी तो उसको फिर जो समस्याएं होंगी छोटी बड़ी उसको भी खत्म करेंगे। जनता से यही निवेदन है कि आपके प्रतिनिधि हमेशा आपके लिए खड़े हैं, और मैं तो हमेशा जब सार्वजनिक मंचों पे जाता हूँ इस बात को भी कहता हूँ कि अगर दिन के समय हो सकता है फोन उठे ना उठे, हो सकता है, लेकिन कई बार हम कार्यक्रमों में होते हैं, बैठकों में होते हैं, लेकिन रात के समय तो मैं हमेशा मोबाइल ऑन करके सोता हूँ, कभी स्विच ऑफ करके नहीं सोता। और रात में अगर किसी प्रकार का अगर आपको दुख दर्द हो रहा है, या कुछ बीमारी में है, आप हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ रही, थाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो निश्चित तौर से आप रात में मुझे 12 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे फोन लगा सकते हैं, मेरा फोन उठेगा, और निश्चित तौर से वो जो समस्या है उसको हल करने का सही उसी समय प्रयास करेंगे। जनता के बीच में लगे रहना और जनता के सहयोग से आगे बढ़ना, जनता को भी अपने नेताओं के जो भावना है उनको भी पूरी तरह से समझते हैं, और मेरे क्षेत्र की जनता तो मेरी भावनाओं को समझती है। तो हम लोग बहुत बढ़िया जनता के साथ में कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं, और जो चीजें हैं उनको पूरा करने का भी काम। एक युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ सर मैं, जो 18 से लेकर 25 साल के बीच वाली होती है, जो रील की एडिक्ट है, जो अब आज के टाइम में पबजी गेम एक ऐसा फेमस गेम हो चुका है जिसमें बहुत बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे आए दिन देखा जाता है कि बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ रहा है, उनको देखते हुए उनके पापाओं की फैमिली में कोई केसेस हो जाते हैं, तो उनके लिए छोटा संदेश सर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल है, और इस मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें गूगल भी है, इसमें फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, व्हाट्सएप भी है, और बहुत सारी सोशल मीडिया की चीजें चल रही हैं। तो गूगल के अंदर में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी दुनिया दिखेगी, और पूरी दुनिया दिखेगी तो इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, आप वहाँ गूगल में बोलते हैं
आपके पास में सारी चीजें खुल कर आ जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। जी सर। आज की जो युवा पीढ़ी है जो मोबाइल में पूरे टाइम रहती है, तो इस मोबाइल से अच्छी चीजें सीखें, और इसके अंदर में बहुत सारी गलत चीजें भी हैं, उसकी तरफ ना जाए, उस गेम्स की तरफ ना जाए, दूसरी और बहुत सारी चीजें उनकी तरफ ना जाए। जीवन में सुधार के लिए भी है और विनाश के लिए भी है। तो आपको तय करना पड़ेगा, आज की युवा पीढ़ी को तय करना पड़ेगा कि जिस माता पिता ने आपको पैदा किया है, आपका लालन पालन पोषण किया है, तो हम अपने आप को कैसे उसके सामने में साबित कर सकें। जी सर। तो वो अच्छाइयों की तरफ जाए, बुराइयों की तरफ ना जाए। यहाँ जो चीज आप देख रहे हैं, तो हर चीज को देखने की अपनी एक लिमिट है, एक समय सीमा है। उस समय सीमा तक के ठीक है, लेकिन ज्यादातर अपने जीवन में जो चीज लाभकारी हो सकती है उसकी ओर आप अगर आगे बढ़ते हैं, मोबाइल के अंदर में भी सारी चीजें ऐसी चीजें हैं, अगर उस ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर से आप सफल भी हो सकते हैं। और जो माता पिता आपके अंदर में अपने आप को ढूंढती है और सपने देखती है, उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। यही मोबाइल है जिसके माध्यम से हमारे बच्चे यूट्यूबर बन रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, पैसा भी हो रहा है। रोहित, आप भी यूट्यूबर के माध्यम से अच्छे उभरते हुए यूट्यूबर्स हैं। तो ये चीजें भी होती हैं और बहुत लोगों ने इस क्षेत्र में बड़ा नाम किया है। आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आप भी आगे चल के बहुत अच्छे यूट्यूबर बने, पैसा भी कमाए, साथ में नाम भी कमाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया। इस युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक धैर्य के साथ, एक पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए इनको। जय हिंद सर। ठीक है सर, धन्यवाद।